क्या देखेंगे, पुष्प की संरचना। क्योंकि लैंगिक जनन पूरा का पूरा पौधों में डिपेंड किस पर है, पुष्प पर डिपेंड है। तो पहले हम अगर पुष्प के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या समझ में आएगा। तो पुष्प के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे अभी। अब मैं बना लेता हूँ पुष्प का चित्र। ये चीज है। अब देखना, ये क्या है, एक पुष्प है और ये क्या करता है, लैंगिक जनन में सहायता करता है, लैंगिक जनन में सहायक होता है। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं इसकी संरचना को समझना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है पुष्प व्रंत, यानी पुष्प का निचला डंठल जिसको हम पकड़ते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत। देखो लैंगिक जनन में तो इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन हमें पुष्प को समझ रहा है तो पूरा ही समझे। लैंगिक जनन में तो वैसे इसका कोई कार्य नहीं है। और पुष्प व्रंत का जो ऊपर का फूला हुआ हिस्सा होता है उसको बोला जाता है पुष्पासन। पुष्प व्रंत के ऊपर का जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, पुष्पासन बोला जाता है। तो पुष्पासन से ऐसे याद रखना, पुष्प का आसन जिसके ऊपर पुष्प बैठा है, ये क्या है, पुष्प का आसन है, पुष्पासन, ठीक है। पुष्पासन क्या है, पुष्प व्रंत का फूला हुआ हिस्सा है। और पुष्प व्रंत क्या है, डंठल, एक डंठल संरचना है जिसको हम पकड़ते हैं ना हाथ में, वो। उसके बाद सबसे बाहरी चक्कर आता है पुष्प का, इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। आप जैसी ये पत्ती जैसी संरचना, ये मोस्टली हरे रंग का ही होता है। पुष्प के नीचे आप एक ये हरे रंग की संरचना देखते हो, इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। और इसमें एक चीज आप याद रखना, बाह्य दलपुंज क्यों बोला जाता है, बाह्य दलपुंज इसको बोला जाता है संयुक्त रूप से, यानी जितनी भी पत्तियां हैं इन सबको मिलाकर क्या नाम दिया गया है, बाह्य दलपुंज। अगर इस एक अकेली पत्ती की बात करें, मान लो इस वाली अकेली की बात कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाह्य दल। इन चीजों में कंफ्यूज रहता है, यानी संयुक्त रूप, इन सभी पत्तियों का संयुक्त रूप, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और एक अकेली पत्ती को क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। इसको बाह्य दल ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की, बाह्य दलपुंज की इकाई किसे कहते हैं। तो बाह्य दलपुंज की एक इकाई क्या होगी, बाह्य दल होगी। एक पत्ती क्या होगी, बाह्य दल। तो बाह्य दलपुंज की इकाई क्या हो गई, बाह्य दल हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा चक्कर आता है दलपुंज। जो रंग बिरंगी आपको संरचना दिखाई देती है पुष्प के अंदर, उनको बोला जाता है दलपुंज। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, जैसे बाह्य दलपुंज सभी के संयुक्त रूप को क्या बोला था, बाह्य दलपुंज, और इकाई क्या थी, एक अकेली बाह्य दल। इसी प्रकार जितनी भी पंखुड़ियां दिखाई देती है आपको, रंग बिरंगी चटक रंग की जो पंखुड़ियां दिखाई देती है पुष्प पर, उनको बोला जाता है दलपुंज। और एक अकेली पंखुड़ी को तोड़कर अलग कर ले, मान लो इस अकेली को, ये को, तो वो इसकी इकाई हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। यानी दलपुंज की इकाई क्या होगी, दल होंगी। ये दो होते हैं सहायक चक्कर। देखो पुष्प के अंदर 4 चक्कर होते हैं, 2 सहायक चक्कर होते हैं और 2 आवश्यक चक्कर होते हैं। तो सहायक चक्कर में कौन से आ गए, एक तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, यानी ये जो है किसी भी प्रकार से सहायता करते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन के अंदर। लेकिन आवश्यक चक्र 2 होते हैं, उनका होना अति आवश्यक होता है, उनके बिना संभव नहीं है, ठीक है। अब आवश्यक चक्कर में 2 चीजें पढ़ते हैं हम, एक होता है मादा भाग और एक होता है नर भाग। इसको बोला जाता है पुंमंग। अब यहाँ पर भी कंफ्यूज रहता है पुंमंग का और पुंकेसर का, तो वो कंफ्यूज आपको दूर करना जरूरी है। पुंमंग कब बोलेंगे,
इन नर भागों के समूह को पुमंग बोलेंगे। ये 1 2 3 4 ये जितने भी है उस सबके ऊपर जितने भी लगेंगे उनको सामूहिक रूप से हम बोलेंगे पुमंग। और एक अकेले भाग की बात करें, मान लो इस अकेले की बात करें हम, तो इससे बोलते हैं पुंकेसर। वही बात यहाँ पर लगेगी। तो पुमंग की इकाई पूछे तो क्या होगी, पुमंग की इकाई क्या होगी, पुंकेसर होगी। और पुंकेसर क्या होता है, पुष्प में नर भाग होता है। पुंकेसर के अंदर ही किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद मादा भाग की बात करें तो ये आता है जिसको बोला जाता है जायांग। मादा भाग को क्या बोला जाता है, जायांग। वही बात यहाँ पर है, एक से अधिक होंगे, बहुत सारे होंगे, उनको सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, जायांग बोलेंगे। और एक अकेले की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। और एक अन्य नाम अंडप, स्त्री केसर भी बोल सकते हो, अंडप भी बोल सकते हो। अब समझने की बात यहाँ पर है कि नर बाग मैंने कौन सा बताया था, पुंकेसर। इसके अंदर ही क्या होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा। और मादा बाग मैंने कौन सा बताया था, स्त्री केसर। इसके अंदर किसका निर्माण होगा, मादा युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है। और ये दोनों युग्मक मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। और उसके अंदर क्रिया के फल स्वरूप बीज बनेगा, फल बनेगा, और बीज से नया पादप विकसित होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, तो सब क्या करता है, लैंगिक जनन में सहायता करता है। अब मैंने क्या बताया था कि पुष्प के चक्कर, पुष्प के चक्कर कितने होते हैं, 4 चक्कर होते हैं। उनमें से 2 चक्कर क्या होते हैं, सहायक चक्कर होते हैं। और 2 क्या होते हैं, आवश्यक चक्कर होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। 2 होते हैं आवश्यक चक्र। सहायक चक्कर मैंने कौन से बताए थे, एक तो बाह्य जलपुंज और दूसरा जलपुंज। सहायक चक्र 2 होते हैं, पहला होता है बाह्य जलपुंज और दूसरा होता है जलपुंज। आवश्यक चक्कर भी 2 होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है जायांग और दूसरा होता है पुमंग। जायांग क्या है, मादा भाग, और पुमंग क्या है, नर भाग। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। पुशअप की संरचना आप देखो, पुशअप के अंदर कितने चक्कर होते हैं, 4 चक्कर होते हैं। 2 सहायक चक्कर होते हैं, 2 आवश्यक चक्कर होते हैं। सहायक चक्कर क्या करते हैं, लैंगिक जनन में सहायता करते हैं किसी भी तरीके से। वो कैसे करते हैं अभी बताएंगे। सहायक चक्कर में कितने होते हैं, एक बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज। आवश्यक चक्कर यानी ये तो होना जरूरी है, आवश्यक है लैंगिक जनन के लिए, इनका तो होना ही होना जरूरी है। तो आवश्यक चक्कर कितने हैं, 2। एक कौन सा, जायांग जिसको क्या बोलते हैं, मादा भाग। दूसरा पुमंग जिसको क्या बोलते हैं, नर भाग। ठीक है। नर भाग के अंदर क्या होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। और मादा भाग के अंदर क्या होता है, मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब सहायक चक्र सहायता कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। सहायक चक्र सहायता कैसे करते हैं, तो सहायक चक्र में पहला क्या है, बाह्य दलपुंज है। ठीक है, बाह्य दलपुंज सहायता कैसे करता है, बाह्य दलपुंज। सहायक चक्र बोला है तो कुछ ना कुछ सहायता करेगा ही। तो इसको पुशअप का सबसे बाहरी चक्कर माना जाता है। पहला पॉइंट क्या आता है कि यह पुशअप का सबसे बाहरी चक्कर ठीक है, बाहरी चक्कर यानी सबसे बाहर स्थित होता है पुशअप में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये पुशअप का सबसे बाहरी चक्कर होता है। इस चीज को याद रखना। दूसरा पॉइंट कि सहायता कैसे करता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य हम देखें, इसका कार्य होता है पुशअप की
कली अवस्था में सुरक्षा करना। अब ये कली अवस्था क्या होती है? तो पुष्प जब खिलने की जो पुष्प होता है पौधे में, वो जब खिलता है तो फर्स्ट स्टेज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कली अवस्था। जब वो कली में होता है, पूर्णतः पूरा पुष्प नहीं बनता है, इस प्रकार से होता है, आपने देखा भी होगा। कली अवस्था के दौरान पुष्प किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। आपको थोड़ी सी संरचना जलपुंज की दिखाई दे रही होगी जब ये निकलने की कोशिश करते हैं बाहर इस बाह्य जलपुंज से, और ऊपर जो हरी वाले कलर की संरचना होती है ना, ये वाली संरचना, ये क्या होती है? बाह्य जलपुंज होता है। तो ये इसकी कली अवस्था में रक्षा करता है। अगर ठीक है ना, जब कली अवस्था में इसको किसी प्रकार का जो जलपुंज है, इसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके अंदर ये वाले नर वाले मादा भाग बनेंगे बाद में, तो अगर ये पहले ही इसके कुछ नुकसान हो जाता है, इसको कोई हानि पहुंच जाती है, तो क्या इसका विकास होगा? नहीं होगा ना। तो कली अवस्था के अंदर बाहर जो पुष्प होता है उसकी एक प्रकार की सतह बनाता है, ठीक है, तो पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करता है, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, इतना ही काफी है आपके लिए। बाह्य जलपुंज हो गया हमारा कि ये क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर होता है, सबसे बाहरी चक्कर होता है। कार्य क्या होता है? पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करना। सेकंड नंबर आता है दलपुंज। तो दलपुंज क्या होता है? पुष्प का दूसरा सहायक चक्कर होता है। एक चीज ध्यान रखना आप, बाह्य दलपुंज क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर, यानी पहला चक्कर होता है। ठीक है, सबसे बाहरी चक्कर होता है, पहला चक्कर होता है। कौन सा? पहला सहायक चक्कर होता है। और दलपुंज पुष्प का दूसरा सहायक चक्कर होता है, यानी दूसरा चक्कर होता है। चार चक्रों में से दूसरा चक्कर कौन होता है? दलपुंज होता है। पहला कौन होता है? बाह्य दलपुंज होता है। अब आप बोलेंगे इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना। भाई किट्टू का यहाँ पर क्या काम हो गया? क्यों करेगा किट्टू को आकर्षित? तो क्यों करता है वो हम देखते हैं। आपको पहले याद करो कि दलपुंज क्या है? पुष्प का दूसरा सहायक चक्कर होता है। पहला ये हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा क्या हो गया? दलपुंज। कार्य क्या है? किट्टू को आकर्षित करना। एक पॉइंट और लिख लो, ये रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। अब गिट्टू को आकर्षित क्यों करेगा? मैंने दो भाग बताए थे, एक बताया था मादा भाग, एक बताया था नर भाग। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हाँ, तो मैंने कितने भाग बताए थे? नर और मादा भाग। ठीक है, ये जो नर भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं हम। इसका ये जो ऊपर वाली संरचना होती है इसको बोला जाता है परागकोश। ठीक है, ऊपर वाली संरचना होती है इसको बोला जाता है परागकोश, और बीच में यहाँ से इसको जोड़े रखती है उसको बोला जाता है योजी, और नीच वाली जो है एक डंडी टाइप दिखाई देती है उसको बोला जाता है कुतंतु। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं इसके। और जो मादा भाग होता है उसका भी तीन पार्ट होता है। ऊपर वाले को बोला जाता है वर्तिकाग्र, बीच वाले को वर्तिका, और ये फूला हुआ भाग होता है इसको बोला जाता है अंडाशय। अब बात हम कर रहे थे कि कीटों को आकर्षित करना। ठीक है, परागकोश में होते हैं परागकण। परागकोश में किसका निर्माण होता है? अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिनको हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। और इन परागकणों के अंदर ही किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। ठीक है, मतलब नर भाग है, क्या है? नर भाग पुंकेसर,
पुंकेसर नर भाग है इसका, या पुमंग बोल सकते हो, इसके समूह को पुमंग बोलते हैं, पुमंग को छोड़ो आप, पुंकेसर याद रखना। पुंकेसर क्या है, नर भाग है, और नर भाग में किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। और नर युग्मक का किस में निर्माण होता है, इसकी जो ऊपर वाली संरचना होती है परागकोश, उसके अंदर एक संरचना बनती है सूक्ष्म, जिसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हो। इन परागकणों के अंदर ही किसका निर्माण होता है, एक अगुणित नर युग्मक का निर्माण होता है। उसी प्रकार ये जो मादा भाग होता है स्त्री केसर, इसका जो अंडाशय होता है, ठीक है, नीचे वाला भाग, इसके अंदर होता है बीजांड, उसके अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो अब नर युग्मक यहाँ पर बैठा है और मादा युग्मक यहाँ पर बैठा है, तो इस नर युग्मक को यहाँ पर पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, या ऐसे थोड़ी है कि ये चलकर चला जाएगा अपना आप ही, अपने आप नहीं जाता है। हाँ, अपने आप जाता भी है, कई पौधों में वायु से परागण होता है, उसमें जाता, मैं ये ना बोलता, लेकिन इसके लिए माध्यम जरूरी होता है। उसके लिए अगर वो वायु से जा रहा है तो वायु उसके लिए एक माध्यम है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए। अगर ये दोनों मिलेंगे तभी तो भ्रूण बनेगा, जाइगोट बनेगा, फल बीज वगैरह बनेंगे। तो उसके लिए जो बाह्य दलपुंज है ना, सॉरी दलपुंज है, जो रंग बिरंगे होते हैं और सुगंधित होते हैं, जिसकी वजह से जो भौरे, मक्खी, कीट आदि होते हैं वो क्या करते हैं, इन पर आकर बैठते हैं, कीट वगैरह इन पर बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो, ये जरूरी थोड़ी यहीं पर बैठा है, अगर यहाँ पर आया है तो बाय चांस परागकोश पर भी बैठ जाएगा, परागकोश पर बैठ जाएगा। तो परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण, और परागकण के अंदर क्या होता है, नर युग्मक। मान लो यहाँ पर बैठा, पूरी परागकण इसके पैरों के, इसकी बॉडी के कहीं पर भी चिपक गया, और ये फिर उड़ते उड़ते यहाँ पर आकर बैठ गया, ठीक है। तो वो चिपका हुआ यहाँ पर पहुंच जाएगा, नर युग्मक, परागकण, परागकण के अंदर नर युग्मक होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये नर युग्मक क्या हो जाएगा, अंडाशय तक पहुंच जाएगा, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम क्या है, इसके अंदर कीट वगैरह है, इसलिए ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है दलपुंज। अब समझ में आ गया ना कि दलपुंज कीटों को आकर्षित क्यों करता है। दलपुंज कीटों को आकर्षित करता है परागण की क्रिया के लिए। अब आप बोलोगे कि परागण और परागकण क्या है, कंफ्यूज नहीं होना हमें, एक एक चीज देखेंगे हम। परागण उस क्रिया को कहते हैं जब जो है पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और परागकण एक अति सूक्ष्म संरचना है जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है, और परागण एक क्रिया है। इस परागकण की यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक की क्रिया को बोलते हैं परागण, और जो परागकण होता है वो एक प्रकार से नर युग्मक होता है। तो हमें सहायक चक्कर में देख लिया, बाह्य दलपुंज देख लिया कि बाह्य दलपुंज पुष्प का कली अवस्था में रक्षा करता है, सबसे बाहरी चक्कर होता है। दलपुंज पुष्प का दूसरा सहायक चक्कर होता है, और क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है, और ये क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, और परागण में सहायता हो जाती है दलपुंज से, ठीक है। नोट कर लेना आप ये। मैं अगला देखता हूं, आवश्यक चक्र। सेकंड हमारा आता है आवश्यक चक्कर। आवश्यक चक्कर में ये बार बार बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। आवश्यक चक्कर में जो तीसरा चक्कर होता है पुष्प का, वो कौन होता है, पुमंग। कौन होता है, पुमंग होता है। और ये क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। और पुमंग की इकाई क्या होती है, मैंने अभी भी बताई थी। पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। पुमंग मतलब पुंकेसरों का समूह है, और एक अकेले की बात करें तो ये क्या हो गया, पुंकेसर हो गया। अब इसका बोल रहे हो कि आप सर बोल रहे हो ये कौन सा चक्कर है, तीसरा चक्कर है। कौन सा, पुष्प का तीसरा चक्कर होता है, तीसरा चक्कर होता है। कार्य क्या होता है इसका, कार्य होता है नर युग्मकों का निर्माण।
अभी बताया था मैंने, नर युग्मक का निर्माण कहाँ पर होता है? परागकण के अंदर होता है। ठीक है, पुमंग की थोड़ी सी संरचना एक बार आप और बना लेना। ये पुमंग की संरचना होती है, इसको बोला जाता है परागकोश। यहाँ से जोड़े रखता है, इसको बोलते हैं योजी। और नीचे वाली संरचना को बोला जाता है पुतंतु। अच्छा, सहायक चक्र नर भाग हमारे समझ में आ गया क्या है? पुमंग है, और पुमंग की इकाई क्या है? पुंकेसर है। ये कौन सा चक्र होता है? पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसका कार्य क्या होता है? नर युग्मकों का निर्माण करना। और नर युग्मक का निर्माण किसके अंदर होता है? पराग कण के अंदर होता है। और पराग कण कहाँ पर बनते हैं? पराग कोश के अंदर बनते हैं। यह है पराग कोश, ऊपर वाली खुली हुई संरचना। ठीक है, अगला भाग पुष्प का 4 नंबर चक्र कौन सा था? जायांग। पूछे जायांग की इकाई क्या होती है? इस तरीके से बताइए मैंने। ये क्या होता है? पुष्प का चौथा चक्र होता है। कार्य क्या होता है? पुमंग नर युग्मक बना रहा है, तो जायांग क्या बनाएगा? मादा युग्मक। मादा युग्मकों का निर्माण। पुष्प के कितने चक्कर होते हैं? 4 चक्कर होते हैं। 2 सहायक चक्र। सहायक चक्र में सबसे बाहरी चक्र होता है बाह्य दलपुंज। क्या करता है? पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है। उसके बाद आता है दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? दूसरा महत्वपूर्ण चक्कर होता है, सहायक चक्र होता है, जो क्या करता है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परागण में सहायता करता है। पुष्प का तीसरा चक्कर होता है पुमंग। पुमंग को क्या बोलते हैं हम? नर भाग बोलते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? एक अकेले इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। और पुंकेसर के अंदर किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का निर्माण। कहां पर होता है? परागकोश के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा चक्र क्या है? मादा युग्मक। सॉरी, चौथा चक्र क्या है? जायांग। जायांग क्या है? पूरा समूह है। और एक अकेले की बात करें तो अकेला क्या कहलाता है? स्त्री केसर। और इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। बीच वाला कहलाता है वर्तिका। और फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ही किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये जानकारी थी, हमने देखी कि सहायक सहायता कैसे करता है पुष्प लैंगिक जनन में, कैसे सहायता करता है। तो अब आपको पता चल गया कि लैंगिक जनन पूरा पुष्प पर डिपेंड है। अब हम आगे क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती है। एक होती है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी होती है निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। ये 3 घटनाएं होती है। निषेचन पूर्व में क्या होता है कि कैसे पराग कोश का निर्माण होता है, उसके बाद इसके अंदर पराग कण कैसे बनते हैं, कैसे जो है स्त्री केसर का निर्माण होता है, कैसे इसके अंदर मादा युग्मक बनते हैं, कैसे ये युग्मक यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, बाद में कैसे निषेचन होता है, निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती है वो आगे जानेंगे। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है पीडी एकांतरण। इससे अगला टॉपिक क्या है? पीडी एकांतरण। देखो, मोस्टली जो जिन पौधों में लैंगिक जनन होता है उनके जीवन काल में 2 घटनाएं होती रहती है, एक के बाद एक आती रहती है। उनको क्या बोलते हैं? एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था, और दूसरी आती है बीजाणुोद्भिद अवस्था।
पुष्पीय पादपों में कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है। एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था और एक होती है बीजाणुोद्भिद अवस्था। ये एक के बाद एक आती रहती है। बीजाणुोद्भिद बाद में युग्मकोद्भिद, इसके बाद बीजाणुोद्भिद, वापस युग्मकोद्भिद, यानी एकांतर क्रम में ये चलती रहती है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? हेडिंग डाल के लिखेंगे पीडी एकांतरण। इसको मैं समझाऊंगा, अभी एक बार लिखो आप। पीडी एकांतरण हेडिंग लगा के इसके अंदर लिखना है कि पुष्पीय पादपों में एक अत्यंत विकसित बीजाणुोद्भिद अवस्था तथा एक अत्यंत कम विकसित युग्मकोद्भिद अवस्था एकांतर क्रम में एक के बाद एक आती है। इसे ही पीडी एकांतरण कहा जाता है। अब युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है और बीजाणुोद्भिद अवस्था क्या होती है वो हम जानते हैं। युग्मकोद्भिद से एक बार आप देख लो। युग्मकोद्भिद से, युग्म से आपको नाम दिखाई दे रहा है युग्मकोद्भिद, यानी इसकी इस अवस्था में किसका निर्माण होता है? युग्मकों का। और बीजाणुोद्भिद अवस्था में बीज का। ये काफी लंबी प्रोसेस है, इसको हम देखते हैं एक बार। इतना लिखने के बाद एक बार अब समझो। मोस्टली कोई भी, मान लो ये पौधा है, स्टार्ट करते हैं हम पुशअप से, ठीक है। तो इसके ऊपर मानो ये पुशअप लगा हुआ है, ये पुशअप है, ठीक है। तो पुशअप के मैंने चक्कर बता दिए, ठीक है। आवश्यक चक्कर में नर और मादा 2 भाग होते हैं ना, उसी वही दोनों भाग इस पर डिपेंड है, किस पर? पीडी एकांतरण पर। तो अब हम देखते हैं इसको, ध्यान से देखना आप। इसमें जो क्या होता है, नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है पुंकेसर। कौन सा होता है? पुंकेसर। उसमें क्या होता है? परागकोश होता है। क्या होता है? परागकोश। ऊपर वाला हिस्सा बताया था ना मैंने, परागकोश होता है। इस परागकोश के अंदर क्या होता है? एक चीज आप और ध्यान रखना, एक देखो लघु और एक दीर्घ। लघु शब्द यूज करेंगे जब नर भाग आएगा, और दीर्घ शब्द यूज करेंगे जब मादा भाग आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नर हमेशा दबके रहता है, किससे? मादा से, नीचा रहता है, ठीक है। तो नर भाग क्या है? लघु नर भाग से आप याद रखना, नर भाग में जब भी नाम लूं तो आपको उसके साथ लघु नाम याद रखना है, और मादा भाग लूं तो क्या नाम याद रखना है? दीर्घ नाम याद रखना। तो परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकोश क्या है? नर भाग है, तो आपको क्या याद रखना है? लघु याद रखना है। क्या रखना है? लघु। परागकोश के अंदर एक कोशिका होती है जिसे बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इससे पहले भी और प्रोसेस होते हैं, अगला पार्ट वही है, उसके अंदर समझेंगे। अभी आपके कचरा भर जाएगा दिमाग में। तो इसके अंदर क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इतना याद रखना आप, ठीक है। यानी परागकोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र से यानी माता, और लघु बीजाणु की मात्रा। किसकी? लघु बीजाणु की मात्रा, जिससे लघु बीजाणु बन रहे। लघु बीजाणु को हम परागकण भी बोल सकते हैं, परागकण, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आदि। अगर ये 2n है तो ये क्या होंगे? n होंगे, ठीक है। जो परागकोश में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु या परागकणों का। उसी प्रकार मादा भाग होता है,
मैंने बताया था नर याद आए तो लघु याद रखना और मादा याद आए तो दीर्घ याद रखना। तो मादा भाग में क्या होती है? दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें गुणसूत्र जोड़ी में होते हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनता है? दीर्घ बीजाणु। इतना याद रखना, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। और दीर्घ मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है? दीर्घ बीजाणुओं का। अब इन लघु बीजाणुओं में एक बार परागकण यहाँ से हटाओ। जैसे याद रखो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n से किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। और लघु बीजाणुओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या उतनी रहती है लेकिन कोशिका डिवाइड होती है, उससे बहुत सारे पराग कणों का निर्माण होता है। बहुत सारे पराग कणों का निर्माण होता है। और इस जो मादा भाग होता है इसके अंदर एक होता है बीजांड। बीजांड के अंदर किसका निर्माण होता है? दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। जब परागकण क्या करेंगे? इस जो है पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। इस मादा भाग के परागकण नर भाग से परागकण बन गया ना, ये कहां पर पहुंचेगा? यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। ये यहां पर पहुंच जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? निषेचित। इसके आकर अंदर आकर मिल गया तो परागकण क्या है? एन है। और दीर्घ बीजाणु भी क्या है? एन है। दोनों मिलकर अंडकोशिका इसके अंदर होती है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है और इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2n जाइगोट। और ये विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। भ्रूण बनाएगा। इसके अंदर जो बीजांड होगा उससे तो किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। और ये अंडाशय की भित्ति होगी, इससे किसका निर्माण हो जाएगा? फल का निर्माण हो जाएगा। तो भ्रूण से क्या बनेगा? बीज बनेगा। भ्रूण भी 2n होगा, ठीक है। बीज भी 2n मान लो। और बीज क्या होगा जाएगा? अंकुरित होकर एक नया पौधा बना लेगा। इसकी कोशिका भी 2n हो जाएगी। ऐसे रुको एक बार, हाँ ठीक। तो अब ये क्या हो रहा है? ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी युग्म कोद्भिद अवस्था एक गुणित अवस्था होती है जहां पर गुणसूत्रों की संख्या का आधी हो जाती है। उस अवस्था को युग्म कोद्भिद अवस्था। अब वो युग्म कोद्भिद अवस्था कब हो रही है? ये यहां से ये जहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है, जहां पर n लिखा है वो क्या है? युग्म कोद्भिद अवस्था है। उसके बाद में वापस 2n हो जाती है, ये बीजाणुोद्भिद अवस्था आएगी। इससे वापस पौधा बनेगा, वापस नर भाग मादा भाग बनेंगे। उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब तक बीजाणुोद्भिद अवस्था है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बीजाणुोद्भिद अवस्था और बीच में एक बार युग्मकोद्भिद अवस्था आएगी जब युग्मकों का निर्माण होगा। इसे पीढ़ी एकांतरण बोला जाता है। जैसे अभी क्या है? 2n है, बीच में आ गई वापस युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मक बन गए, वापस 2n हो गई, बीजाणुोद्भिद अवस्था आ गई। ये इस प्रकार से चलता रहता है क्रम, ठीक है। वापस नया पौधा बन गया। इसको ही बोला जाता है पीढ़ी एकांतरण। आप जहां पर 2n आता है ना, वहां पर आपको बीजाणुोद्भिद अवस्था याद रखना है। और जहां पर n आता है वहां पर युग्मकोद्भिद। बस इतना याद रखना आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है लैंगिक जनन की पुष्पीय पद्मों में लैंगिक जनन की घटनाएं। तो मैंने कितनी घटनाएं बताई थी? 3। एक होती है निषेचन, पूर्व घटनाएं। दूसरी होती है निषेचन। तीसरी होती है
निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर क्या होगा? एक आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का निर्माण। कौन से युग्मकों का निर्माण? एक तो नर युग्मकों का निर्माण होगा और दूसरा होगा मादा युग्मकों का। निषेचन पूर्व में क्या होगा? युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा, मादा युग्मकों का निर्माण होगा। बाद में युग्मक स्थानांतरण होगा, यानी युग्मक ट्रांसफर होंगे, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा? निषेचन होगा। उसके बाद निषेचन पश्चात घटनाएं होगी, कैसे फल बीज वगैरह बनते वो होगी। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। कल नर युग्मकों का निर्माण पढ़ेंगे, बाद में मादा युग्मकों का निर्माण पढ़ेंगे, बाद में इनका स्थानांतरण कैसे होता है, बाद में इनके अंदर निषेचन कैसे होता है, उसके बाद निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज के क्वेश्चन है 3। पहला क्वेश्चन है पुशअप में सहायक चक्कर कितने होते? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पुशअप का चौथा चक्कर क्या कहलाता है? तीसरा क्वेश्चन है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है।